आप कल्पना करिए कि एक वो दौर था और एक आज का दौर है। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अन्याय से भरे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है। 80 के दशक में मुसलमानों का हिमायती बनने के दावा करने वाली सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार ने शाबानों के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन 2019 में मोदी राज में लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली और यह कदम उसने उठाया जिसके ऊपर मुसलमानों का विरोधी होने का कथित सेक्युलर पार्टियां आरोप लगाती। लेकिन क्या वाकई मोदी सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र मुसलमानों में भरोसा पैदा कर रहा है? उनका यह मंत्र क्या वो पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एक छत्र अधिकार समझती रही हैं, जब सत्ता में थी तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया भी? ओवैसी जब 20% मुसलमानों को डिप्टी सीएम या सीएम बनाने का ख्वाब दिखाते हैं तो क्या उसकी बुनियाद में 15 मिनट वाला वही जहरीला कट्टरपन होता है जिसका जिक्र कभी उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भरे मन से किया था? आज मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की बात करूंगा कि आखिर मुसलमानों के हितैषी बनने का दावा करने वाले क्या सच में उनके बड़े हितैषी हैं या नहीं। एक उड़ान है अंतरिक्ष में भारत के दबदबे की, बाहुबली की। एक मुकाम है बदले हुए जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था के बीच हो रहे मैराथन की। और एक जुबान है देश की विपक्षी सियासत में सिर्फ हिंदू मुसलमान की। सारा गणित, सारा ज्ञान, सारी अभिलाषा, सारा संधान बस यही है कि बस इस बार सत्ता का वनवास टूट जाए। अपने अपने हिस्से और समीकरणों को सभी साध रहे हैं, लेकिन मोदी अपने लक्ष्यों को किसी और ही पैरामीटर पर बांध रहे हैं, जिसकी साक्षी हैं ये दो तस्वीरें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा से भारतीय नौसेना के सबसे वजनी संचार उपग्रह GSAT-7R CMS-03 की सफल लॉन्चिंग की। 4410 किलोग्राम के उपग्रह को LVM-3 M5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, जो नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन की शुरुआत हुई, जिसमें 1500 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इसमें 77 विदेशी एथलीट शामिल थे। तो लाख उलाहने, लाख खुरपेंच, लाख दांवपेंच विपक्षी नेता आजमाते रहे, लेकिन मोदी नीति अपने लक्ष्यों पर सधी है, चल रही है चरे वेती के सूत्र पर, शक्ति, शांति और राष्ट्र समृद्धि के मंत्र पर। एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि किसी भी गरीब मां का बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज भोजपुर जिले के लाखों परिवारों को पिछले 5 साल से लगातार मुफ्त अनाज मिल रहा है। इसी कमिटमेंट और कन्विक्शन से मोदी ने अपनी नीति को साधा है। शक्ति और शांति दोनों के संतुलन में भी मोदी की C2 नीति कारगर रही है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दौरान पीएम मोदी के इसी C2 फैक्टर ने भारतीय सेना के लक्ष्य स्पष्ट कर दिए थे। लेकिन एक और C फैक्टर था जिसका जिक्र थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। अभी हम तीसरे C पर आते हैं, जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी का ये मतलब होता है स्पष्टता। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके सोच विचार में बहुत क्लैरिटी, बहुत स्पष्टता थी, बहुत निर्देश अच्छे थे कि मैं आपको खुली छूट देता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री जी आपको खुली छूट दे रहे हैं तो मतलब आप समझिए आपने जो भी कार्रवाई करना है, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में क्या, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या पीएम मोदी का यही C3 फॉर्मूला मोदी की सफलता की गारंटी बन चुका है?
पहला सी यानी कमिटमेंट, देश के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा सी कन्विक्शन यानी दृढ़ संकल्प। और तीसरा सी यानी क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की इसी स्पष्ट दृष्टि ने और सेना को दी गई खुली छूट ने 88 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान को घुटने पर आने को मजबूर कर दिया। लेकिन क्या इस्लामिक आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का घुटनों पर आना घर के भीतर बैठे कुछ लोगों को खटक गया? क्योंकि अभी तक वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कि आखिर भारत ने पाकिस्तान को इतना जल्दी समेट कैसे लिया। उन्होंने कभी राफेल के मार गिराए जाने पर सवाल पूछे तो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर वाले झूठे दावे को सच मानकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। और उनकी बेचैनी उन्हें अब भी रुकने नहीं दे रही। 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। अगर विदेश नीति की समझ रत्ती भर भी है किसी को तो वो ऐसे सवाल नहीं करेगा। और फिर ऐसे सवालों के घेरे में वो खुद भी आ जाएंगे कि जब उनकी पारिवारिक सत्ता के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को 1971 की जंग में पटखनी दी थी तो फिर पीओके को वापस लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई? किसके दबाव में तब की सरकार थी? कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी, फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस दो नावों पर सवार होकर बीते कुछ वर्षों में चुनावी मैदान में उतरती रही है। एक वोट बैंक की राजनीति यानी मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा जातिवादी राजनीति यानी हिंदुओं को जाति के खांचे में बांटना। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी पर बीजेपी हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाने और उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाती है? क्योंकि इससे वोट बैंक कथित सेकुलर लाइन पर सधता है। पिछले दिनों राहुल गांधी के छठ के मौके पर मोदी को लेकर दिए गए एक बयान पर खूब हंगामा मचा। वो देखिए, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान, 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। अब ये मत कहिएगा सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे, क्योंकि 15 साल लगातार कांग्रेस भी दिल्ली की सत्ता में रही थी। तब वो यमुना के प्रदूषण पर अधीर नहीं हुई थी। अब उसके नेता सिर्फ 8 महीने में यमुना के पूरी तरह स्वच्छ न हो पाने पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बात दूसरी है कि क्या सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं और पर्वों पर सवाल उठाना कांग्रेस और खास वोट बैंक की सियासत करने वाले दलों की आदत बन चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे वोट बैंक संतुष्ट होता है। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मेरी माताएं,
जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी? क्या कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं? उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? हम जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? लेकिन ये एकमात्र आरोप नहीं है कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया, बल्कि बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती है। ये भी इतिहास में दर्ज है कि राहुल गांधी के नाना और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने सोमनाथ के जीर्णोद्धार का विरोध किया था। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को नेहरू ने हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रयास कहा था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने तक से मना कर दिया था कि इससे देश की सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ, उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक आबादी के आस्था केंद्रों को लगभग अस्पृश्य बना देने की राजनीतिक धारा आखिर चली कहां से, क्या ये समझना मुश्किल है। बीजेपी तो यहां तक आरोप लगाती है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने राम मंदिर के मुद्दे को भी लटकाए रखा, लेकिन दूसरी तरफ वोट बैंक को साधने और उसके सामने झुकने का कांग्रेसी इतिहास भी है। वो साल था 1985 का, जब वोट बैंक के तुष्टीकरण के चक्कर में तब की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले को पलट दिया था, शाहबानो केस के मामले। दरअसल शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया था। शाहबानो अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग रही थी। न्याय के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 500 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौलानाओं ने शरीयत में दखल बताया। मौलानाओं ने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है, शरीयत बचाओ। कट्टरपंथियों के नेतृत्व में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और 1986 में राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे झुक गए। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया। जितना मुझे समझ में आया है उनका सोशल बैकग्राउंड रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ वुमन, वो कैसी महिला होंगी जिनमें इतनी हिम्मत होगी वो एंड तक जाने की जहां पर वो गई। So I work backwards. क्या कितनी करेज होगी आप में, कितनी हिम्मत होगी कि कितना कुछ उन्होंने सहा होगा उस टाइम में। 1980s की बात करें। A woman's right to equality, a woman's right to dignity. This goes back to 1985, जहां पे उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, बट वो डटी रही। And that is the fact कि justice is not given, it is fought for. आप कल्पना करिए जरा कि जिस मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, उस न्याय को कैसे वोट बैंक और राजनीतिक फायदे के लिए तब की कांग्रेस सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते पलट दिया था। तुष्टीकरण का यही चस्का आजादी के बाद से कट्टरपंथी मौलानाओं को लगा हुआ है और जब महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। चाहे मुस्लिम लीडरान हो या फिर कथित सेकुलर पार्टियों के, उनकी पुरानी खींच है 3 मुद्दे। इसमें ट्रिपल तलाक और समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा सीधे मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा और मजबूती से जुड़ता है।